हेलो, वेलकम टू माय करुणा श्रीवास्तव ब्लॉग। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो उससे रिलेटेड आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और नए सब्जेक्ट के साथ। आज हमारा न्यू सब्जेक्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था और टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। अब बात करते हैं फर्स्ट, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं। यह कब स्टार्ट हुआ, इनकी अध्यक्षता कौन थी, किस समिति के आधार पर किया गया, इसके आधार पर आज हम बात करते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वह पंडित नेहरू जी थे और इनके अध्यक्षता पर ही आर्थिक नियोजन समिति रखी गई थी। और योजना आयोग कब स्टार्ट किया गया था? यह 1947 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर ही 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक तथा परामर्श के आधार पर किया गया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं इनके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया और इसकी जो स्थापना किया गया था यह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल नेम है। नीति आयोग 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा और 7 वर्षीय स्ट्रेटजी तथा 15 वर्षीय विजन दस्तावेज के आधार पर कार्य करता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान भी करता है। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श को अवगत कराता है। नीति आयोग के संगठनात्मक स्वरूप क्या हैं? इनके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। इनके उपाध्यक्ष सुमन बेरी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त की गई थी। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वीके सासवत और प्रोफेसर रमेश चंद डॉक्टर वीके पॉल हैं। पदेन सदस्य यह राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य यह नितिन जयराम गडकरी, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, राव इंद्रजीत सिंह हैं। अब बात करते हैं भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। इनके क्या उद्देश्य थे, क्या कार्य थे, उनके मॉडल क्या थे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका जो अवधि थी यह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता तथा जीवन में स्तर सुधार करना था। इनके जो मॉडल थे हेराल्ड डोमर का समृद्धि मॉडल लाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं के महत्वपूर्ण कार्य ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध इसी योजना के आधार पर ही बनाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं। इसका टारगेट 4.5% के आधार पर था और जो इसको प्राप्त हुआ था वह 4.3% के ऊपर हुआ था। इसमें द्वितीय क्षेत्र को प्राथमिकता मिली थी।
इसकी अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास करना तथा रोजगार में वृद्धि करना और प्रथम बार स्वदेशी शब्द लाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। इसी में 3 स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इसी समय स्थापित हुए थे। इनके जो मॉडल हैं, पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय मॉडल था। राउरकेला यह उड़ीसा में है। राउरकेला को बनाने में जर्मनी की हेल्प ली थी। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। इसको बनाने में रूस की मदद ली थी। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इसको बनाने में ब्रिटेन की हेल्प ली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य जो था टारगेट 5.6% था, जो कि इसको प्राप्त हुआ 2.7%। इसकी जो प्राथमिकता प्रथम द्वितीयक दोनों को बढ़ावा देना था। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 ईस्वी तक था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीव्र औद्योगिक विकास करना और कृषि उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना था। इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो कि झारखंड में, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी तृतीय पंच योजना के तहत। इनका मॉडल आगत निर्यात मॉडल था, जो कि सैंडी सुब्रियम चक्रवर्ती मॉडल था। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना यह 12 सालों के इतिहास में सर्वाधिक विफल रही थी। तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की विफलताओं के कारण यह था कि भारत और चीन में युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध हुआ था, भीषण अकाल आ गया था और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद योजना अवकाश को लाया गया। यह फर्स्ट योजना अवकाश था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसी योजना को गढ़गिल योजना कहते हैं। 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक था। इसका जो फोर्थ के जो अध्यक्ष थे यह इंदिरा गांधी थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था, कीमत में स्थिरता लाना था, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और रोजगार में वृद्धि करनी थी। इसी योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल थे वह गाड़गिल रणनीति पर भी आधारित थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। यह 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक लाया गया। एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गई थी। एक ईयर पूर्व इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन को कम करना था, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इसी योजनाओं के तहत गरीबी हटाओ नारा इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका मुख्य प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का मॉडल ए टेक्निकल नोट ऑन द अप्रोच टू फिफ्थ प्लान ऑफ इंडिया दस्तावेज पर आधारित था। इस मॉडल को आगत निर्गत मॉडल था। यह योजना आयोग के राष्ट्रीय विभाग के द्वारा तैयार की गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। यह 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विकास दर में वृद्धि करना था, निर्धनता में कमी लाना था और महत्वपूर्ण कार्य नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। यह योजना हेरोड डोमर तथा महालनोबिस के आधार पर थी। अब बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी थे। 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक था। इनका मुख्य उद्देश्य काम, भोजन एवं उत्पादकता का लक्ष्य वृद्धि 5% करना था, जो कि इनके प्राप्त हुआ 6%।
भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। मॉडल यह पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी। इसी योजना में LPG सिस्टम आया था। यह 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा, स्वस्थ पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करना और इसी योजना के तहत प्राथमिकता मानव संसाधन को विकास दिया गया और इसी में जनसंख्या नियंत्रण दिया गया और रोजगार को बढ़ावा भी दिया गया इसी योजना के तहत। इसे W. मिलर मॉडल भी कहा जाता है। इस पंचवर्षीय योजना का नाम नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड था। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। यह 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 में लाया गया था, 2002 तक था, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना था। इनका मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। 10वीं योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। इसका मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे। यह 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ क्षेत्रीय विषमताएं कम करते हुए समावेशी विकास पर ध्यान देना था। 11वीं पंचवर्षीय पूरे योजना काल में उच्चतम वृद्धि हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर ही एक थीम चलाई गई थी। शिक्षा के आधार पर एक थीम चलाई गई थी। उस थीम का नाम है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसका मॉडल योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र था। 12वीं पंचवर्षीय योजना अध्यक्ष मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया। यह 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत में वृद्धि और विकास करना था। इसका मॉडल योजना आयोग का दृष्टिकोण पत्र था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी वह तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो इनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इनके उपाध्यक्ष कौन थे, मोटेक सिंह आहलूवालिया थे। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे कि प्रथम योजना का कृषि का प्राथमिकता के आधार पर उद्देश्य रहा है। सेकंड योजना उद्योग की प्राथमिकता के आधार पर उद्देश्य रहा है। थर्ड योजना स्वावलंबी अर्थव्यवस्था के आधार पर योजना रहा है। फोर्थ योजना आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए उद्देश्य रहा है। 5वीं और 6ठी योजना का एक ही उद्देश्य रहा है, गरीबी उन्मूलन। 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार को सृजन करना है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं विकास में वृद्धि करना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण लाना है। 10th का पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय लाना है। और 11th और 12th का एक ही उद्देश्य है, तीव्र एवं सतत विकास को लाना। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है? यह हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व के आधार पर होता है। इसमें प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था संसाधनों पर राज्य तथा निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों एक साथ उपस्थित होते हैं।
मिश्रित मूल्य पद्धति, सरकारी हस्तक्षेप व नियमन होता है। इस उदारवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि प्राइवेट पर बल दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यह पूरा सरकार के अंतर्गत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी सरकारी दोनों के अंतर्गत आते हैं। उदारी अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। राज्य की कल्याणकारी भावनाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी स्वामित्व की अवधारणा विद्यमान रहती है। अब बात करते हैं सार्वजनिक निजी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती हैं। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें निजी स्वामित्व का होता है। इसमें सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती हैं। इसमें वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। इसमें सरकार उपलब्ध नहीं करवाती। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। इसका अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाती है और निजी क्षेत्र में रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। थर्ड पंचवर्षीय योजना में IDBI बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसको आप नोट कर लेना। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सन 1966 से 1967 में की गई थी, जिसमें आर्थिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा गया। मतलब कृषि से संबंधित अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया गया, मशीनें आई, ये सब किया गया। अब बात करते हैं नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। MS स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमानों पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ किया गया। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव वाले राज्य कौन थे? जिसको ज़्यादा प्रभाव हुआ, पंजाब को सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था। इसके बाद हरियाणा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। द्वितीय हरित क्रांति। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ मत्स्योत्पादन का समकालन करना है। वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का निर्माण किया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया है। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के उपयोग पर जोर दिया गया है। कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भूरी ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक क्रांति खनिज तेल में आत्मनिर्भरता
कोयला उत्पादन से संबंधित है। चहा की क्रांति यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। एट गोल्ड क्रांति कपास से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी फल उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से संबंधित है। अब बात करते हैं दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत वर्ष 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में लागू किया गया। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। दुग्ध व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह करनाल में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, यह मेहसाना गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यह आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित क्लोन समरूपा, यह 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन है जो मात्र 6 से 7 दिन तक ही जीवित रही। सेकंड गरिमा 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की प्रथम क्लोन कतड़ी है। यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही। गरिमा सेकंड 22 अगस्त 2010 को जन्मा भैंस का क्लोन। फोर्थ श्रेष्ठ 26 जनवरी 2010 को जन्मा विश्व का प्रथम क्लोन कतड़ी है। महिमा 25 जनवरी 2013 को जन्मी विश्व की दूसरी क्लोन कतड़ी है। गरिमा सेकंड ने इसे ही जन्म दिया था। पूर्णिमा एक वयस्क मादा भैंस की दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2013 को जन्मी गिलोन है। यह गिलोन कतड़ी 25 सितंबर 2013 तक ही जीवित रही। लालिमा 2 मई 2014 को इसी मुराह भैंस की क्लोन कतड़ी थी। रूपा 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन कत्सार गौरव 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस की क्लोन कतड़ी। वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण द्वितीय चरण कब किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फर्स्ट है आंध्रा बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। भारत में स्थापित बैंक कौन से हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्या थी। 1990 से 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। विदेशी मुद्रा
भंडार तेजी से कम हो रहा था। 1990-1991 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार ले लिया था। अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतानों के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई थी। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार क्या हुआ। सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया। उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया गया। उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी की गई, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो सके। डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। देश के आर्थिक स्थिति में सुधार करना और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त किया गया था। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार किया गया। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया था। एलपीजी मॉडल क्या है? भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। भारत में एलपीजी नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: विदेशी तकनीकी समझौता MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, मुद्रास्फीति नियमन, कर सुधार, वित्तीय सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति की गई। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास करना था। संघन कृषि जिला कार्यक्रम इसका उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना था। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट फसलें विकसित करना। हरित क्रांति का उद्देश्य कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, गांवों में पानी पीने का पानी उपलब्ध कराना था। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के लिए उपाय करना था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसका उद्देश्य गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, विकास कार्यक्रमों में शारीरिक काम हेतु अनाज देना था। अंत्योदय योजना, गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना था। ग्रामीण योजनाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास योजना, गांव के गरीब परिवार को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना था। व्यापक फसल बीमा योजना, विभिन्न कृषि फसलों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना था। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद लाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना मुख्य उद्देश्य था।
पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी अशिक्षित लोगों को साक्षर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेहरू रोजगार योजना लाया गया। नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगार को रोजगार देना था। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं को डाकघर के बचत खाते में पैसा जमा करने को प्रोत्साहित करना था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता करना था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कार्यक्रम लाया गया। इसका उद्देश्य निम्न महिलाएं साक्षरता दर वाले जिलों में आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना करना था। अन्नपूर्णा योजना लाया गया। वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना था। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना लाया गया। कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा लाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी, भूख, गरीबी को मिटाना इसका उद्देश्य था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या हुआ? श्रम सुधार। श्रम 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है, जिससे श्रम संबंधी मुद्दों व केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में श्रम से संबंधित केंद्र के 44 से अधिक व राज्यों के 100 से अधिक कानून विद्यमान हैं। दूसरे श्रम आयोग की अनुशंसा पर केंद्र के कई कानूनों को समेकित कर 4 श्रम संहिता बनाया गया है। तो इस टाइप के हैं वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटीज और वेलफेयर कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड लाया गया। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के उत्पादन व सेवा क्षेत्रक उद्यम के मध्य विद्यमान अंतर को समाप्त कर दिया गया है, जिसे 2020 में लागू कर दिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार सूक्ष्म क्षेत्र में 1 करोड़ तक के निवेश करने व 5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां आएंगी। लघु उद्योग में प्लांट व मशीनरी में अधिकतम निवेश की सीमा 10 करोड़ तथा 50 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर निश्चित कर दिया गया है। मध्यम क्षेत्र में अधिकतम 50 करोड़ का निवेश, 250 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर निश्चित कर दिया गया है। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 में भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो घर खरीदने वालों की रक्षा करता है तथा रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अब बात करते हैं वस्तु व सेवा कर क्या है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित कर है जो प्रत्येक सर्वाधिक मूल्य पर लागू होता है। केंद्रीय जीएसटी सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। समेकित जीएसटी आईसीएसटी बहु राज्यों के बीच विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। जीएसटी की 5 स्लैब दर हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी कर की 2004 में केलकर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। इस तरह के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है: केंद्रीय उत्पादक शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वैलिंग शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकरण। राज्य स्तर के निम्न करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया: राज्य मूल्य संवर्धित कर, बिक्री कर। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं
सेवा कर प्रभावी हो गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं क्या क्या हैं। योजना प्रारंभ होने की स्थिति और इनके उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन योजना 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया। इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लाया गया। इसका उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम पेंशन 1000 व अधिकतम पेंशन 5000 रुपये होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह 25 जून 2015 को लाया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास प्राप्त करना था। उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना 5 नवंबर 2015 को लाया गया। बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार करना था। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को लाया गया। देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना लाया गया। 15 जुलाई 2015 को वर्ष 2020 तक देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। माँ कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को लाया गया। स्तनपान के बारे में माताओं को जागरूक करना। उड़ान क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना 21 अक्टूबर 2016 को लाया गया। आम नागरिकों के लिए हवाई सेवाओं को सुलभ बनाना था। गंगा ग्राम परियोजना 23 दिसंबर 2017 को लाया गया। गंगा नदी के किनारे स्थित 4470 गांवों में स्वच्छता आधारित विकास करना था। प्रधानमंत्री युवा योजना लाया गया 9 नवंबर 2016 को। आगामी 5 वर्षों में 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशील शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना था। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लाया गया। देश की सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों को संरक्षण करना और चयनित शहर 12 है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाया गया। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु लाया गया। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन लाया गया। 25 जून 2015 को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और भारतीय अर्थव्यवस्था आज आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।